देखिए अध्याय 27 देखेंगे आज अपन। अध्याय 27 जो है निर्णय से संबंधित है। निर्णय कैसे लिखा जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा, उससे संबंधित है निर्णय। इसमें बताया गया है कि कोई निर्णय कब सुनाया जाता है, कैसे सुनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसमें पहली धारा जो है धारा 353 है, सेक्शन जो है 353। 353 निर्णय से ही संबंधित है कि निर्णय जो है कैसे सुनाया जाता है, कैसे दिया जाता है। इसमें पहला क्लॉज कहता है कि आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने वाले विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण को खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों को या उसके प्लीडर को दी जाएगी सुनाया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब निर्णय कैसे सुना जाता है, जो प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय हैं उसमें निर्णय या तो विचारण या निर्णय विचारण समाप्त होने के बाद खुले न्यायालय में विचारण खत्म होने के बाद या तो तुरंत सुना दिया जाता, सीधी सी बात है, या तो तुरंत सुना दिया जाएगा, जैसे ही विचारण समाप्त होता है न्यायालय जजमेंट सुना सकता है, या फिर किसी अन्य समय जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाए सुनाया जा सकता है, या अन्य समय जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी। मतलब या तो न्यायालय जैसे डिसीजन खत्म होता है, विचारण खत्म होता है, विचारण खत्म होने के तुरंत बाद न्यायालय क्या कर सकता है, जजमेंट सुना सकता है, या फिर क्या होता है कि अब कोई तारीख निश्चित कर देता है न्यायालय, अगली कोई तारीख कि भाई अगले तारीख को जो न्यायालय है जजमेंट सुनाएगा, तो उस समय न्यायालय क्या कर सकता है, जजमेंट सुना सकता है, जो तारीख उसने फिक्स की हो। और जो भी तारीख वो फिक्स करता है जजमेंट के लिए, उस तारीख को वो है पक्षकारों को क्या देगा, सूचना देगा। पक्षकारों को सूचना दी जाएगी कि फलानी तारीख को न्यायालय द्वारा जजमेंट सुनाया जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि भाई निर्णय कब सुनाता है? न्यायालय तुरंत सुनाता है, जैसे ही फैसला हो जाता है, जजमेंट विचारण समाप्त हो जाता है, वैसे ही न्यायालय तुरंत सुना सकता है, या फिर कोई तारीख मुकर्रर कर सकता है, उस तारीख को वो है जजमेंट सुना सकता है। अब तारीख मुकर्रर की है तो उसकी सूचना भी देनी पड़ेगी पक्षकारों को, तो उसकी वो सूचना देता है पक्षकारों को ताकि वो जजमेंट सुनने आ सके। तो सूचना पक्षकारों को देगा जो भी तारीख उसने निश्चित की हो। अब आता है कि भाई जज पक्षकार और प्लीडर दोनों है, पक्षकारों को भी देगा, प्लीडर वगैरह है तो उनको भी दे सकता है ना। अब ये कहता है कि पक्षकारों या उसको प्लीडर को दी जाएगी, और निर्णय अब कहता है भाई कैसे सुनाया जाएगा। देखिए इसमें दो तीन कंडीशन लिखी है कि भाई कैसे सुनाया जाएगा। संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, देकर देकर सुनाया जाएगा। मतलब संपूर्ण निर्णय, मतलब जो भी निर्णय की कॉपी है वो पक्षकारों को दे दी जाएगी और उसको उस तरीके से सुनाया जा सकता है। कैसे सुनाया जा सकता है? देकर, कि संपूर्ण निर्णय की जो कॉपी है वो पक्षकारों को उपलब्ध करा दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि भैया जिस निर्णय आपका हो गया। संपूर्ण निर्णय की जो कॉपी, मतलब जो उसकी फोटो कॉपी वगैरह होती है, कॉपी न्यायालय के द्वारा उनको दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि न्यायालय का निर्णय इस प्रकार का है। तो उस तरीके से भी सुनाया जा सकता है। दूसरा, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। संपूर्ण निर्णय, तो संपूर्ण ही शब्द यहाँ आया है, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। ये कह रहा है या तो निर्णय संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जा सकता है, कॉपी दे दी जाएगी, या संपूर्ण निर्णय पढ़कर भी सुनाया जा सकता है। पूरा निर्णय न्यायाधीश जो भी निर्णय उसने लिखा होगा वो निर्णय पढ़ करके जो भी पार्टियां हैं उनको सुनाएगा, वो प्लीडर वगैरह हैं तो उनके सामने पढ़कर न्यायाधीश उनको सुनाएगा। उसके बाद कॉपी तो दे दी जाती है, तो न्यायालय पढ़कर दोनों तरीके से सुनाया जा सकता है। कॉपी दे दी केवल उस तरीके से भी सुनाया जा सकता है, या संपूर्ण निर्णय देकर भी सुनाया जाता है। तीसरा कहता है अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझा कर सुनाया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? अभियुक्त या प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर या निर्णय का सार, सीधा है निर्णय का सार, का सार पढ़कर सुनाया जाएगा।
ये कह रहा है जो भी भाषा जो लोग समझते हैं उस भाषा में, वो तो खैर बात है ही। अब या तो फिर क्या रहा है, संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुना गया, या फिर मान लीजिए क्या होता है, जज क्या करता है नॉर्मली, अगर मान लो बड़ा जजमेंट आया है तो जो भी निर्णय का सार होता है, निर्णय का सार क्या होता है कि आपको क्या सजा हुई वो सार, तो उतना उतना भाग उनको पढ़ करके सुना देता है और बाकी की फोटो कॉपी उपलब्ध करा दी जाती है। तो तीनों तरीके से न्यायालय क्या है, जजमेंट सुना सकता है। या तो संपूर्ण निर्णय यहाँ पर संपूर्ण निर्णय को देखकर या सौंपकर सुना दिया जाएगा, या संपूर्ण निर्णय को पढ़कर सुनाएगा अगर जजमेंट छोटा है तो, मोस्टली छोटा है तो खासकर ये वाला चलता है। तो न्यायालय क्या है, जजमेंट का जो भी सार है, सार मतलब जो भी निष्कर्ष निकला है कि आपके आपके हक में फैसला है कि आपके हक में नहीं है, उतना उतना पढ़ करके सुना देता है, और बाकी के लिए फिर जजमेंट की कॉपी इन लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है, ये पूरा जजमेंट उसमें पढ़ लेते हैं। तो मोस्टली यही होता है, सबसे ज्यादा यही होता है ना। या फिर ये होता है कोई ऐसा निर्णय है जहाँ केवल जजमेंट, या ये संपूर्ण निर्णय बहुत कम जज सुना पाते हैं। अगर भला छोटा मोटा जजमेंट हुआ है जिसमें ज्यादा नहीं है, एक दो पन्ना है, तो जज सुना देता है। क्योंकि आजकल बड़े बड़े जजमेंट होते हैं तो निर्णय केवल सार सुनाता है जजमेंट, उसके बाद कॉपी उपलब्ध करा दी जाती है, पक्षकार अपना अपना पढ़ लेते हैं कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। तो सार मतलब बता देता है कि भाई क्या हुआ है, आपके हक में क्या फैसला हुआ है या विरोध में हुआ है, बस उतना उतना बताने के बाद वो जजमेंट की कॉपी इन लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है। तो इन तरीकों से फैसला हो सकता है। अब देखिए ये क्या कहते हैं दूसरा इसका, दूसरा कहता है जहां उपधारा 1 के खंड का के अधीन निर्णय दिया जाता है वहां पीठासीन अधिकारी उससे आशु लिपि में लिखवाएगा, और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा। जब प्रोसीडिंग की बात कह रहा है कि ये निर्णय जो न्यायालय जो है निर्णय देकर सुनाता है ना, तो ये कह रहा है आशु लिपि मतलब उसकी लिपि तैयार कराएगा, उसको टाइपिंग वगैरह, आशु लिपि टाइपिंग वगैरह ये सब आता है उसमें, तो उसकी क्या करेगा, एक टाइपिंग वगैरह ये करवाएगा, तैयार करवाएगा। उसके बाद क्या करेगा वहां पर पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि लिखवाएगा, और जैसे ही आशुलिपि वगैरह जो है तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर, ये याद है, उसके प्रत्येक, ये इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय जो है आशुलिपि तैयार कराता है, जो फोटो जो टाइपिस्ट करता है उसकी प्रत्येक प्रति पर हस्ताक्षर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जब न्यायालय जजमेंट लिखता है, न्यायाधीश जजमेंट लिखता है, तो जो बगल में टाइपिस्ट बैठा रहता है वो टाइपिंग करता जाता है। तो जब वो टाइपिंग तैयार हो जाती है, पूरी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी हर पन्ने में जो है न्यायाधीश उस पर क्या करता है, साइन करता है। इस ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर पन्ने पे साइन का मतलब ये है कि कोई भी त्रुटि हुई, मतलब इसका है कि न्यायाधीश जो महोदय ने सारी चीजों को पढ़ लिया है और पढ़ करके हस्ताक्षर किए हैं, यानी फिर उसमें जो भी गलती होगी वो किसकी गलती मानी जाएगी, वो न्यायाधीश महोदय की गलती मानी जाएगी। इसीलिए ये हर पन्ने पे क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं कि मान लीजिए कोई टाइपिंग गलती है, कोई भी गलती है, तो गलती को सुधरवा सकते हैं, सुधरवाने के बाद वो हस्ताक्षर करते हैं। तो याद रखना है वो हर पृष्ठ के पन्ने पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। जजमेंट के जो कॉपी होती है या पन्ने होते हैं जो अपनो टाइपिंग में मिलते हैं, उसमें जज साहब जो है हर पन्ने पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तीसरा कहता है जहां निर्णय या उसका परिवर्तनशील भाग यथास्थिति उपधारा 1 के खंड खा या गा के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे, और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि अगर निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर न्यायालय सुनाता है, मतलब जितना ये पूरा भाग है, अब इतना इतना भाग सुनाया है, जैसे जजमेंट होता है, पूरा जजमेंट है, उसमें साक्ष्य वगैरह सब वगैरह, अब एक पन्ना जो होता है उसमें निर्णय, जिसमें न्यायालय ने लिखा है, जो लास्ट का पन्ना है उसमें न्यायालय ने जजमेंट निर्णय लिखा, अब वो पढ़कर अगर न्यायाधीश सुनाता है तो ये कह रहा है कि उस पन्ने पर न्यायाधीश क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर इसलिए करेगा कि फिर उनको सौंपा जाता है, तो खुले न्यायालय में न्यायाधीश क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। और अगर मान लीजिए उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, टाइप उसके द्वारा मोस्टली तो आजकल कोई जज नहीं लिखता, तो जो टाइपिस्ट लिखते हैं, तो ये कह रहा है उसमें भी न्यायालय क्या करेगा, प्रत्येक पृष्ठ पे क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। अगर स्वयं लिखा है, उसने अपने हाथों से लिखा है किसी जज ने, तो उसे प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं रहती,
लेकिन मोस्टली अब कोई नहीं लिखता, सब टाइपिस्ट ही करते हैं, जज बोलते जाते हैं, वो टाइपिंग करते जाते हैं। तो हर पन्ने पे क्या होता है, जज को क्या करना पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। चौथा कहता है जहां निर्णय उपधारा एक के खंड ग में निर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकार या उसके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो अपन ने पहले ही बताया है कि जब संपूर्ण निर्णय न्यायालयाधीश क्या है पढ़ करके सुनाते हैं या बताते हैं, तो उसकी एक प्रतिलिपि फोटो कॉपी जो है निःशुल्क, नीचे याद रखना, निःशुल्क ही दी जाती है, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पक्षकार हैं उनको एक फोटो कॉपी क्या कराई जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध कराई, जितने भी पक्षकार होंगे उनको, जितने भी पक्षकार हैं उन सभी को एक एक फोटो कॉपी उसकी क्या उपलब्ध कराई जाएगी, तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो उसका अध्ययन कर ले, है ना। तो तुरंत उनको निःशुल्क एक फोटो कॉपी वगैरह जो है उपलब्ध कराई जाएगी। आगे कहता है यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिरक्षा में है। मतलब अगर अभियुक्त जो है जिसके खिलाफ निर्णय दिया जा रहा है वो कस्टडी में है किसी भी, चाहे वो पुलिस अभिरक्षा में हो चाहे वो जेल में हो, तो जब भी जजमेंट होगा उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, या कह दीजिए कि उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। अब वो खुद तो उपस्थित हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बंद है, तो जहां भी वो अगर जेल में हो तो जेलर को आदेश दिया जाएगा, अगर पुलिस थाने में होगा अगर किसी भी स्थिति में तो उस पर आदेश दिया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा और फिर उसके सामने जो है जजमेंट सुनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर कोई जजमेंट सुनाता है न्यायालय और अभियुक्त जो है जेल वगैरह में है या किसी पुलिस की अभिरक्षा में कस्टडी में है, तो उसको निर्णय सुनने के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाया जाएगा या पेश कराया जाएगा। छठवां कहता है इसमें यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है। ये कह रहा है दूसरी कंडीशन के, मान लीजिए जो अभियुक्त है वो अभिरक्षा में नहीं है, अगर अभिरक्षा में नहीं है तो सीधी सीधी बात है उसे बुलाया जाएगा, उसे समन करा जाएगा कि फलानी तारीख को जो है जजमेंट सुनाया जा रहा है, आप उपस्थित हो। और ये कह रहा है ना, अगर अभिरक्षा में नहीं तो कुल मिला के उसे समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि नहीं भी बुलाया जा सकता, कब, जब उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से क्या हो, छूट प्राप्त हो। अगर उसे छूट प्राप्त है उपस्थिति से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से अगर उसे छूट प्राप्त है तो भी नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन कब, जब निर्णय जो है, जब निर्णय में न्यायालय ने केवल जुर्माना लगाया गया हो, केवल जुर्माने का मतलब जो भी जजमेंट न्यायालय ने किया उसमें केवल जुर्माने का दिया हो, या उसी को दोष मुक्ति का आदेश हो, दोष मुक्ति का आदेश हो, तो बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब दोष मुक्ति होना है या फिर केवल जुर्माना लगाना है, तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय जरूरी नहीं समझता है कि उससे बुलाया जाए। अब अभियुक्त को क्यों बुलाया जाता है, अभियुक्त को इसलिए बुलाया जाता है कि मान लो इसी के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने कहा कि नहीं ये दोषी है, इसको जेल भेजना है, इसीलिए न्यायालय इनको बुलाता है कि ये उपस्थित होते हैं, वहां पे न्यायालय इनके खिलाफ फैसला सुनाता है, वहीं पे वारंट बनता है इनका और वहीं से इनको जेल भेज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि मेरे खिलाफ फैसला होने वाला है तो क्या करेगा वो, नॉर्मली अगर उसे लगता है कि नहीं छूट सकता, भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, इसीलिए न्यायालय में उनकी उपस्थिति जरूरी होती है। तो अगर न्यायालय को लगता है कि जो जजमेंट वो सुनाया है दोष मुक्ति का है या जुर्माने का है, तो फिर इनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं, न्यायालय छूट दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इनको उपस्थित होना चाहिए, तो न्यायालय तब भी इनको बुला सकता है, आदेश दे सकता है कि आपकी उपस्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है, तो न्यायालय ना बुला सकता है, ठीक है, इसलिए बुलाया जाता है। लेकिन छूट देने, अगर व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति है या केवल जुर्माना लगा रहा है या दोष मुक्ति का ही है, मतलब उसको छोड़ना ही है, तो फिर न्यायालय सोचता है कि क्या करना जरूरी, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय उनको छूट दे सकता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं, तो जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए
उसकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकते हैं। ये कह रहा है अगर मान लीजिए किसी मामले में एक या एक से अधिक जो है अभियुक्त हैं, किसी मामले में एक से ज्यादा है ना, 2-3 लोग हैं मिलके, और ये कह रहा है मान लो उनमें से कोई एक आध कोई उपस्थित नहीं हुआ है और न्यायालय को लगता है कि भैया ये आएगा, विलंब होगा, तो वो जरूरी नहीं कि उसको बुलाए, उसकी अनुपस्थिति में भी फिर फैसला सुना सकते हैं। मान लो ये 2 लोग आ गए, ये तीसरा नहीं आया, या मान लो 1-2 लोग थे, एक आ गया, एक नहीं आया, और न्यायालय को लगता है कि भाई जो दूसरा आएगा विलंब होगा, डिले होगा, जो फैसला है वो डिले होगा, तो उससे बचने के लिए न्यायालय है जो एक आ गया है उसकी उपस्थिति में भी क्या कर सकता है, अपना जजमेंट सुना सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सातवां, इसमें सातवां और है, इसमें सातवां कहता है इसमें किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण से विधित अमान्य न समझा जाएगा कि उसके अनुसार सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था, या पक्षकार या उसके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और ऐसे स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब न्यायालय जजमेंट सुनाता है, ऊपर लिखा ना कि उपस्थिति आवश्यक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है न्यायालय के समय जब वो जजमेंट सुना रहा है, या मान लीजिए किसी को समन की तामील नहीं हो पाई है, बुलाता है न्यायालय, तो केवल इस आधार पर जो है न्यायालय का निर्णय है वो अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, ठीक है, नहीं समझा जाएगा। आप इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते कि भैया ऑब्जेक्शन करे सामने वाली पार्टी के साथ, पक्षकार तो आया नहीं था, न्यायालय ने सुना दिया, न्यायालय का निर्णय गलत है, विधि के प्रतिकूल है, तो इसलिए ये सेक्स अलग से क्लॉज जोड़ दिया गया है कि अगर कोई पक्षकार अनुपस्थित भी हो, न्यायालय जो है जजमेंट सुना देता है या उसको समन करने में कोई चूक हो जाती है, तो केवल इस आधार पर जो है न्यायालय का जजमेंट खराब नहीं हो जाता, न्यायालय का जजमेंट जो है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। आठवां है इसका लास्ट, इस धारा की कोई भी बात, आठवां, इस धारा की कोई भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को इस प्रकार से परिसीमित करती। तो जिस 465 की बात कह रहा है कि जी 465 सॉरी 65 ही है, 465 के जो प्रोविजन है उसको सीमित नहीं करती। ये वाली जो धारा है 465 के जो प्रोविजन आगे अपन पढ़ेंगे उनको ये धारा जो है सीमित नहीं करती, उसको रोकती नहीं है, सीमित नहीं करती। ये आगे इसमें भी पढ़ेंगे अपन कब जरूरी है उपस्थिति, है ना। तो ये कह रहा है उसको सीमित नहीं करती, उस धारा से मतलब नहीं है, ये उस धारा को सीमित नहीं करती। ये धारा अगर वहां अलग चीज है तो उसमें ये लागू नहीं होगी। अब देखिए है 354 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। ये कह रहा भाई निर्णय की भाषा क्या होगी, जो जजमेंट की भाषा है वो क्या होगी और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, निर्णय में जो है क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तीन सौ चौवन देखिए, सेक्शन 354, सेक्शन 354 कहता है निर्णय की भाषा। काय की भाषा है, निर्णय की भाषा और उसकी अंतर्वस्तु, उसमें क्या क्या शामिल होगा। देखिए ये क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज कहता है इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित की सेवाएं। धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, सिंपल जो अपन पहले पढ़ चुके वही बात है, प्रत्येक निर्णय लिखा है न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। काय में लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में। जो भी जजमेंट लिखा जाएगा वो जो भी न्यायालय की भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, जो भी भाषा हो न्यायालय की, उसी भाषा में वो लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है अवधारण के लिए प्रश्न उस प्रश्न या उन प्रश्नों के विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। अवधारण के प्रश्न, धारण के प्रश्न, अवधारण के प्रश्न होंगे उसमें, और क्या होगा, उनका विनिश्चय होगा, विनिश्चय। विनिश्चय अवधारण के प्रश्न, विनिश्चय का क्या मतलब होता है, विनिश्चय का मतलब ये, इसका मतलब जो होता है जो न्यायालय जब जजमेंट लिखता है, जो प्रश्न बनाता है न्यायालय, जजमेंट करते समय न्यायालय प्रश्न बनाता है कुछ,
प्रश्न बनाता है। उदाहरण के लिए कोई ने हत्या की है तो न्यायालय प्रश्न बनाएगा, क्या इसने हत्या कारित की है, क्या इसने फलाना अपराध कारित किया है। तो इस तरीके के जो प्रश्न बनाता है वो प्रश्न होंगे उनमें, और उसका क्या निराकरण किया, न्यायालय ने क्या उत्तर दिया, वो भी उस जजमेंट में लिखा जाएगा। तो अवधारण के लिए दो जो भी प्रश्न होते हैं, 2-3 मोस्टली बनते हैं, क्रिमिनल में ज्यादा नहीं बनते, तो 2-3 कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर किसी ने हत्या किया है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ये हत्या किया, क्या अभियुक्त है, इसने हत्या जानबूझकर की है, साजिश से की है, तो ये क्वेश्चन बनता है। और फिर बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मतलब बनना चाहिए, तो उन्हीं तरीके के प्रश्न पहले उसमें होंगे, और उनका अवधारण या विनिश्चय, मतलब क्या न्यायालय ने उसका निराकरण निकाला, कौन से न्यायालय ने प्रश्न बनाए और उनका क्या क्या निराकरण निकाला, वो उसमें आपको देना पड़ेगा, न्यायालय को देना पड़ेगा। अगला कहता है, वह अपराध यदि कोई हो जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि की वह धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादेश से विनिर्दिष्ट होगा। तो ये कह रहा है कुल मिला के धारा वगैरह, कोई अधिनियम अगर है, जिस भी अधिनियम के तहत उस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस अपराध की धारा लिखना पड़ेगी कि कौन सा, पहले धारा लिखना पड़ेगा, मतलब जो सेक्शन लगता है वो सेक्शन लगाना पड़ेगा। आईपीसी से दंडनीय कोई अपराध किया है तो आईपीसी का जो है सेक्शन लगाया जाएगा, और उसके बाद कौन सा अपराध किया, अगर उसे कोई नाम वगैरह दिया रहता है तो वो नाम वगैरह भी लिखना पड़ेगा। या अन्य विधि का हो सकता है अपराध उसने किया हो तो उस विधि का भी धारा लगाई जाएगी, और उसका उस विधि में जो भी अपराध को नाम दिया जाता है वो नाम जो है निर्णय में लिखा जाएगा। मान लो चोरी की है तो उसमें लिखा जाएगा फलाना सेक्शन है और उसने इस व्यक्ति ने चोरी की है, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर हत्या की है तो लिखना पड़ेगा हत्या की है फलाना सेक्शन, जो भी लगता है वो सेक्शन लगाया जाएगा। या मान लीजिए कोई भी एक्ट अन्य है जो उसका अपराध किया तो वो सेक्शन लिखना पड़ेगा, वो अपराध को जो भी नाम दिया है विधि में वो सब लिखना पड़ेगा। काय में लिखना पड़ेगा, ये निर्णय में। अगला कहता है, यदि निर्णय दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन करेगा जिसमें अभियुक्त दोष मुक्त किया गया है, और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया गया। अगर ये कह रहा है अगर कोई निर्णय जो है दोष मुक्ति का है तो उस अपराध का कथन किया जाएगा, जिसके लिए उसको दोष मुक्त किया गया है उसका कथन किया जाएगा, और उसमें क्या लिखेगा कि अब दोष मुक्त कर दिया गया, इस निर्देश देगा वह स्वतंत्र कर दिया गया। तो उसमें निर्देश भी देगा साथ में कि कथन मतलब जो भी घटना है उसका कथन संक्षेप में लिखा जाएगा, और साथ में ये भी लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, स्वतंत्र घोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। इस तरीके से लिखा जाएगा जजमेंट में। जब अगर वो दोष मुक्ति का है तो वो थोड़े कथन का सारांश लिखते हुए उसमें दोष मुक्ति का निर्णय देते समय ये लिखेगा कि इनको क्या करा जाता है, छोड़ा जाता है या स्वतंत्र घोषित किया जाता है। इस तरीके की भाषा का क्या करेगा न्यायालय, अपने निर्णय में इस्तेमाल करेगा। इसके बाद देखिए दूसरा आता है, इसका दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है जब दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की 2 धाराओं में से इसके अधीन एक ही धारा के 2 भागों में से इनके अधीन आता है, तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा। ये क्या होता है, कभी कभी ये कह रहा है जब दोष सिद्ध भारतीय दंड संहिता के अधीन है, यानी आईपीसी के अधीन कोई निर्णय है, ऐसा है जो आईपीसी के अधीन दंडनीय कोई अपराध है, और संदेह है कि अपराध उस संहिता की 2 धाराओं में से किसके अधीन एक ही, मतलब ये है कि आईपीसी से दंडनीय अपराध है कोई, और कोई 2 ऐसा उसमें संदेह की स्थिति है। संदेह, अगर मान लीजिए संदेह की स्थिति है और आईपीसी से दंडनीय अपराध है, और ये समझ में, उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति ने जो है आपराधिक न्यास भंग किया है कि चोरी की है ना, एक सा लगा, आप समझ में नहीं आ रहा कि न्यास भंग का अपराध बन रहा है कि चोरी का बन रहा है। तो ऐसे अपराधों में न्यायालय क्या करेगा, जो उनकी धाराएं वो लगाएगा और अनुकल्प रूप में उसे दंड दे सकता है। अनुकल्प कैसे दे सकता है, अनुकल्प रूप से उसको, अपन ने पहले भी पढ़ा है, तो अनुकल्प रूप से क्या कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है। जब ये संदेह होता है कि कौन सा अपराध किया है तो अनुकल्प तक दोनों धाराएं लगाई जा सकती हैं, और उनमें से किसी भी धारा के अधीन उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। क्योंकि अब किसी भी धारा का उसमें इसके भी अलग नियम है कि कौन से अपराध अनुकल्प में कैसे एक ही दंड से होना चाहिए। अब चूंकि चोरी न्यास भंग में लगभग एक ही सजा होती, इस वजह से अगर यहाँ संदेह है न्यायालय को, मान लो कि चोरी की है कि न्यास भंग किया, ऐसा अपराध समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन सा अपराध किया है, तो दोनों का आरोप लगा सकता है और दोनों में से किसी भी अपराध के लिए क्या कर सकता है, उसे दंडित
कर सकता है। अनुकल्पतः का मतलब है जो मर्जी आए उसका, चोरी का लगाना चाहे चोरी का लगा लेगा, न्यास भंग का लगाना चाहे न्यास भंग का लगा लेगा और उसके लिए उसे दंडित कर सकता है। कब? जब संदेह होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी को है कि इसका, कोई भी हो सकती, तो उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई भी अपराध हो सकता है ऐसा जहां उसको संदेह होता है, तो किसी भी अपराध का वो उस पर आरोप लगा सकता है और उसके लिए उसे दंडित कर सकता। तो इसके भी नियम है, इसके नियम आगे दिए रखे हैं, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि अनुकल्पतः दंड के नियम वो अलग होते हैं, तो उनमें कैसे लगाएगा वो नियम अलग होता है। तो उन्हीं नियमों के तहत कुल मिला के दोनों में से किसी भी अपराध के लिए वो क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। देखिए अब कहता है जब दोष सिद्ध मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए, तब निर्णय में दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के विशेष कारणों का कथन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब दोष सिद्धि ऐसी है कि आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध है, आजीवन आजीवन कारावास, अगर आजीवन कारावास है, पहले तो यही देखिए कि अगर आजीवन कारावास वगैरह से दंडनीय कोई अपराध है या कई वर्षों की अवधि, मतलब अधिक लंबे समय का अपराध है, कोई 14 वर्ष या मान लो 10 वर्ष 12 वर्ष वाला कोई अपराध है, तो ऐसे अपराधों में न्यायालय करेगा निर्णय में कारणों, मतलब उसको जो भी डिसीजन दे रहा है उसमें कारण लिखेगा कि ऐसी सजा वो उसको क्यों दे रहा है। निर्णय में क्या लिखना पड़ेगा? कारणों को लिखना पड़ेगा कि किस वजह से वो उसको आजीवन कारावास या 14 वर्ष का कारावास या और भी अधिक कारावास को दे रहा है, तो उसमें कारणों को लिखना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है मृत्यु दंड, यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड में विशेष कारण लिखना अनिवार्य है, विशेष कारण। अब ये विशेष कारण क्यों लिखना अनिवार्य है? क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु दंड के मामले में पहले जो है संहिता में लिखना आवश्यक नहीं होते थे मृत्यु दंड के लिए विशेष कारण, लेकिन अब ये जोड़ दिए गए हैं कि जब भी मृत्यु दंड न्यायालय देता है तो उसमें न्यायालय को स्पेशल कारण लिखने पड़ते हैं। क्यों लिखने पड़ते हैं? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो मृत्यु दंड है विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, मतलब रेयर ही कोई ऐसा मामला हो तभी देना चाहिए। रेयरेस्ट रेयर जो मामला होता है या विरल से विरलतम जो मामला होता है उन्हीं में देना चाहिए जहां उसका कोई विकल्प ही ना हो मृत्यु दंड के अलावा, तो उन्हीं मामलों में मृत्यु दंड देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा है। इसी वजह से ये जोड़ा गया है कि चूंकि विरल से विरलतम की बात आ रही है तो वो विरलतम परिस्थितियां कौन सी हैं, तो न्यायालय को लिखना पड़ेगा कि जब वो मृत्यु दंड देता है तो वो विरलतम परिस्थितियां कौन सी हैं कि न्यायालय को मृत्यु दंड देने के लिए मजबूर होना पड़ा या न्यायालय को लगता है कि इस व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड ही दिया जा सकता है और कोई इससे कम सजा नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए इसमें न्यायालय को क्या करना पड़ेगा? विशेष परिस्थिति कारण लिखने पड़ेंगे। और ये कैसी है ये भी पूछा जाता है, ये विशेष कारण लिखने वाली शर्त कैसी है? आज्ञापक है, मतलब जो कारण लिखना न्यायालय के लिए अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य। ये कारण लिखना न्यायालय के लिए क्या है? अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि न्यायालय को लिखने के नहीं लिखा तो भी कारण मत चल जाएगा, नहीं, ये कारण लिखना न्यायालय के लिए अनिवार्य है, न्यायालय को कारण लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें कि जो कारण लिखना न्यायालय के लिए अनिवार्य है। न्यायालय को अगर मृत्यु दंड देता है तो उसको कारण लिखना अनिवार्य है, ये न्यायालय की ड्यूटी है, वो कारण लिखे और न्यायालय को कारण लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा तीसरा, चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है जब दोष सिद्धि 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसे दंड देने के अपने निर्णय को लेखबद्ध करेगा उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय को उठने तक के लिए कारावास का नहीं है, वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त विचारित नहीं किया गया है। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें 1 वर्ष से अधिक की सजा होती है, 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, मतलब उससे एक ऐसा कोई अपराध है जिसमें 1 साल से कुल मिला के अधिक सजा होती है, लेकिन न्यायालय ने केवल 3 माह की सजा दी। कितनी? केवल 3 माह की सजा अगर न्यायालय देता है तो क्या करेगा? उनमें कारण क्या लिखा है? वो सिद्धि 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंड करता है, 3 माह से भी कम लिखा है।
3 माह से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरूपित करता है, तब ऐसे दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। मतलब कारण लिखेगा, सीधी सीधी बात है। न्यायालय क्या करेगा, कारण लेखबद्ध करेगा कि भाई वो एक 3 माह से कम का दंडादेश क्यों दे रहा है ना। 1 साल से अधिक की सजा होती है, 3 माह से कम की सजा दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय कारण लिखेगा कि भैया किस वजह से वो 3 माह से कम के सजा दे रहा है। लेकिन ये कह रहा है अगर न्यायालय ने अपने उठने तक का दंड दिया है किसी व्यक्ति को, कि कभी कभी होता है ना अवमानना के मामले में कि आप खड़े रहे आप, या जब तक न्यायालय उठ नहीं जाता तब तक का समय, ऐसे में उसको कारण लिखना जरूरी नहीं है। केवल उसने इतना दंड दिया है कि जब तक न्यायालय रहेगा तब आप तक आप यहाँ रहेंगे, बंदी रहेंगे, तो उस मामले में जो है उसे कारण वगैरह लिखना या संक्षिप्त कारण वगैरह लिखना अनिवार्य नहीं है। और ये कारण कब लिख रहा है, जब उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया गया है। अगर संक्षिप्त विचारण नहीं किया गया तो फिर वो कारण लिखेगा। संक्षिप्त अगर विचारण होता तो फिर कारण लिखना अनिवार्य है ही नहीं, क्योंकि संक्षिप्त विचारण में होती ही 3 माह की सजा, तो वहां तो कारण लिखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये उन परिस्थितियों में जब उसका संक्षिप्त विचारण नहीं किया गया है, संक्षिप्त विचारण नहीं किया गया है, मतलब नॉर्मल ट्रायल में ही न्यायालय ने 3 माह से कम की सजा दे दी है ना, तो ऐसे में न्यायालय को कारण लिखने पड़ेंगे। हाँ, अगर उसका समरी ट्रायल हो रहा था, संक्षिप्त ट्रायल हो रहा था, तो फिर कारण लिखने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि संक्षिप्त ट्रायल में होती ही 3 माह तक की सजा है, तो उसमें कारण लिखना अनिवार्य नहीं। लेकिन हाँ, नॉर्मल ट्रायल में न्यायालय 1 साल से अधिक की सजा होती है और 3 माह से कम की सजा दे रहा है, तो फिर वो कारण लिखेगा कि भाई क्यों वो 3 माह से कम की सजा उसको दे रहा है। ठीक है, और उठने तक का जजमेंट की बात है, तो ऐसे में उसको कारण लिखना अनिवार्य नहीं। 5वां देखिए, 5वां कहता है जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। 354 का कौन सा क्लॉज है, 5वां। ये फांसी की सजा कैसे दी जाएगी उसके बारे में कहता है। तो यहाँ क्या है, मृत्यु दंडादेश जब न्यायालय देता है तो इसमें ये भी लिखेगा कि जब वो फंदा उसके गले में डाला जाए तो तब तक उसको लटकाए रखा जाए जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। कुल मिला के मतलब ऐसा ही नहीं कि केवल गले में रस्सी डाल दी और उसके बाद हो गया फांसी, नहीं, तो तब तक उसको लटकाए रखा जाएगा जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए और उसके प्राण ना निकल जाए। ये न्यायालय को लिखना पड़ेगा जब न्यायालय मृत्यु दंडादेश का आदेश पारित करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 354 का 5वें क्लॉज में फांसी का जो है कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज आप याद रखें, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि फांसी ना, इसमें कई वैसे तो कोई नियम, कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बाग बताते हैं कि भाई पहले कोई एक केस हुआ होगा कि किसी को फांसी पे, पहले ये लिखते थे ना कि फांसी पे लटका दो, बस कितना लिखते थे मजिस्ट्रेट कि इनको फांसी की सजा, और वकील लोग तो वो बाल की खाल निकाल ही लेते हैं। तो किसी को टांगा गया होगा और कोई वकील पहुंच गया नीचे छुप गया और उसने जैसे उसको टांगा वैसे ही उसके टांगने के बाद अपने कंधों पे उसको रख लिया और बोला बस हो गई सजा पूरी, और उसके बाद उसे उतारा गया, वो बच गया आदमी। उसने कहा ऐसा क्यों करे, उसने कहा उन्होंने जजमेंट पढ़ाया कि देखो इसमें लिखा था इसको फांसी पे टांगना है, उनको टांग दिया और अब जी बच गए, तो टांग दिया बस पूरा हो गया, अब आप नहीं कर सकते आगे, और एक के बाद दोबारा किसी को फांसी दी नहीं जा सकती। तो इस परिस्थितियों से बचने के लिए उसने स्पष्ट लिख दिया है कि व्यक्ति को तब तक टांगा जाएगा जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए लिखा गया है कि तब तक। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जो तरीका है फांसी का क्या है, फांसी है। ठीक है ना, अलग अलग देशों में फांसी के कई तरीके हैं, कई को इलेक्ट्रॉनिक चेयर वगैरह पर बांधते हैं कई देशों में, है ना, कईयों को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, किसी देश में जहर के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक चेयर, अधिकतर देशों में इलेक्ट्रॉनिक चेयर का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, तो उस पर बैठा के दिए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो तरीका अपनाया गया वो फांसी पे लटकम तरीका अपनाया गया, लटका के मारने का तरीका अपनाया गया है। अब देखिए छठवा, छठवा कहता है धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145, 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन विनिश्चयों पर विनिश्चयों का कारण अंतर्विष्ट होंगे। तो ये कह रहा है जो भी धारा 117 है, 138 है, 125 है, 145, 147 है, इसमें जो भी विनिश्चय किए जाएंगे उन विनिश्चयों के कारण लिखने पड़ेंगे। मतलब जो न्यायालय ने निर्णय लिया है उस निर्णय के कारणों को लिखबद्ध करना
पड़ेगा। तो लगभग ये तो सभी चीजों में आता है कि जो भी न्यायालय जजमेंट करता है तो उसमें न्यायालय को जो है अपना जजमेंट या निर्णय जो भी लिया है उसमें जो कारण उसने लिए हैं जजमेंट में जो भी निर्णय, उन निर्णयों का क्या लिखना पड़ता है, कारण लेखबद्ध करने पड़ते हैं। अब देखिए 145 सॉरी 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय। देखिए सेक्शन जो है 355 सेक्शन जो है 355 ये क्या कहता है, महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय। जी महानगर मजिस्ट्रेट का अलग से देखिए ये कहता है महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उल्लिखित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा। तो ये कह रहा है कि आगे जो अपन ने प्रक्रिया पढ़ी है उस प्रक्रिया में जजमेंट लिखने से पहले जो जजमेंट लिखेगा, जो महानगर मजिस्ट्रेट लिखेगा, उसमें कुछ विशिष्टियां वो अंतर्विष्ट करेगा। मतलब वो कुछ विशिष्टियां जो नीचे दे रखी हैं एबीसी करके उनको अपने जजमेंट में वो डालेगा। क्या समावेश करना करेगा, मामले का क्रम संख्यांक। ये आप जानते हैं नॉर्मली सभी मामलों में होता है क्रम संख्या, तो इसको पढ़ ही लीजिए। क्रम संख्यांक मामले का, हर मामले का एक क्रम संख्यांक होता है तो जजमेंट में वो लिखना पड़ेगा। आपने देखा हुआ एक क्रम एक तरफ लिखा रहता है इस तरीके से, मान लो कोई है तो 76/2007 2008 इस तरीके का लिखा रहता है। जो भी मामला होता है उसका लिखा रहता है आपराधिक प्रकरण क्रमांक, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये आपको डालना पड़ेगा। ये कह रहा है महानगर जो मजिस्ट्रेट है उसको अपराध किए जाने की तारीख भी रहती है उसमें, जो भी तारीख है तो वो तारीख भी डाली जाएगी। कोई परिवादी है तो उसका नाम, ये भी आप जानते हैं शिकायत करता है कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी रहता है कि कौन परिवादी है ना। अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता पिता का नाम और उसके निवास का स्थान। तो अभियुक्त व्यक्ति है आप जानते हैं उसमें लिखा रहता है आप पुत्र फलाना निवासी ये सब, तो उसमें लिखना पड़ता है अभियुक्त व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का, तो पिता का मोस्टली नाम लिखा रहता है, उसका निवास स्थान और पता ये सब लिखा रहता है, निवास स्थान कि वो कहाँ का निवासी है। अपराध जिसका परिवाद किया गया है जो साबित हुआ है, बाद में जो भी परिवाद किया गया है अपराध या जो साबित अपराध हुआ है वो लिखना पड़ेगा उसमें। अभियुक्त का अभिभाव और उसकी परीक्षा, अभियुक्त का जो भी अभिभाव हो, जो भी कथन हो, अभियुक्त ने जो कथन किए हैं उसके विरोध में, कई कथन कहते हैं ना कि ये फलाना ऐसा ऐसा केस है, तो वो कथन होंगे, या जो परीक्षा की गई है तो परीक्षा के कथन उसमें होंगे। उसके बाद जो अंतिम आदेश हुआ है वो लिखना पड़ेगा। और ऐसे आदेश की तारीख, मतलब उसमें जजमेंट में ये भी लिखना पड़ेगा कि जिन निर्णय आज दिनांक फलाने को सुनाया जाता है, तो इस तरीके से उसमें तारीख भी लिखनी पड़ेगी। ऐसे आदेश की तारीख और कब सुनाया गया वो आदेश की तारीख भी डालनी पड़ेगी। और आगे लिखा उन सब बातों में जिसमें धारा 373 के अधीन या धारा 374 के अधीन उपधारा 3 के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन। तो जी कह रहा है जहां भी अपील वगैरह होती है तो उसमें निर्णय के जो कारण वगैरह है उनका क्या करेगा, संक्षेप में क्या करना पड़ेंगे, कथनों को अभिलिखित वगैरह करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो नॉर्मली आपने जजमेंट में देखी होंगी, वही सारी चीजें हैं। तो कह रहा जजमेंट तो वैसे ही सुनाएगा लेकिन क्रमबद्ध एक तरीका होता है ना जजमेंट का, आपने देखा हो जो जजमेंट क्रम रहता है, संख्या रहती है, उसी तरीके से जो उसमें डाली जाएंगी है ना। उसके बाद जो है न्यायालय जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, अपना जजमेंट वगैरह सुनाएगा। अब देखिए आगे अब 356 है। 356 कहता है पूर्वतन सिद्ध दोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। ये तो सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्वतन दोष सिद्ध है ना, उस पहले भी कोई अपराध अगर उसने किया है तो उसको आदेश दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा कि जब भी वो अपना पता बदले या जहां भी वो रहे, जो एक निश्चित समय अवधि होती है ना, उस समय तक वो अपना पते वगैरह की सूचना जो है न्यायालय को देता रहेगा। देखिए इसको बस केवल पढ़ना है। ये कहता है पहला, जब कोई व्यक्ति
जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 215, 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी ये अपराध हैं कि जिन अपराधों में उसे पते की सूचना देना आवश्यक है, आईपीसी के अधीन, है ना। यह धारा 506 जहां तक आपराधिक अभित्रास से संबंधित है, जो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है के अधीन दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, किसी अपराध के लिए जो इन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषित किया जाता है, तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो उस पर तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की ओर से ऐसे निवास स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति में उसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाए। बस अपने लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि जो पुनः अपराध करता है, और अध्याय कौन से जो ऊपर लिखे हैं वो तो है ही, करेंसी वाले नोटों वाले जो अपराध हैं वो हैं, और अध्याय 12, 17 और 16 अध्याय 12, 16 और 17 के अधीन अपराध हैं जो दोबारा किए हैं, या तो 3 वर्ष या उससे अधिक या 7 वर्ष से अधिक के जो अपराध हैं वो ऐसे अपराध किए हैं। तो जब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को छोड़ के सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से ऊपर का कोई भी मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकता है या उससे ऊपर का मजिस्ट्रेट हो सकता है जो जजमेंट सुनाता है, तो वो जजमेंट में ये भी लिख सकता है कि जब भी आपको छोड़ा जाएगा, मतलब जब भी आपकी सजा पूरी हो जाएगी, तो सजा पूरी होने के बाद अगले 5 वर्ष, ये याद रखने वाली है, 5 वर्ष तक अपने लिए ये याद रखने वाली चीज है कि वो 5 वर्ष तक अपने पते की सूचना न्यायालय को देता रहेगा। कैसे पते की सूचना? मान लो अभी तो न्यायालय में जो आया है कि तो वो उसने पता अपना दिया है कि मैं ए स्थान पर रहता हूँ, तो पते की सूचना यही है कि अगर ए स्थान से बदलता है, मान लो कि ए स्थान से अब बी स्थान चला जाता है, तो उसको सूचना देनी पड़ेगी कि मैं पहले यहाँ रहता था। बस ये सूचना कब? जब वो सजा काट के आ जाता है उसके अगले 5 साल तक उसको न्यायालय को सूचित करते रहना पड़ेगा कि भैया मैं अब ए जगह नहीं रह रहा हूँ, बी जगह रह रहा हूँ। मान लो किराए के घर से रहता था, पहले यहाँ रहता था, तो वो तो उसमें जजमेंट में लगा ही है, जब वो बी घर में रहने लगेगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी कि मैं यहाँ आके रहने लगूँ। या मान लो शहर बदल देता है या कुछ भी हो, कुल मिला के अगर चेंज करता है पता, तो अगले 5 सालों तक उसे अपने पते की सूचना न्यायालय को देनी पड़ेगी। तो ये शर्त न्यायालय लगा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष तक सूचना दे सकता है? न्यायालय लगा सकता है अगले 5 सालों के लिए, कि आप 5 सालों तक हमें पता बताते रहेंगे कि आप ऐसा इसलिए किया है कि न्यायालय को लगता है कि जो हैबिचुअल है जो अपराध वगैरह करेगा, और अगर नहीं, चूंकि उसको इस बात का भी डर रहेगा कि मेरे पते वगैरह की सूचना है, तो अगली बार अपराध करने से डरेगा भी, इसीलिए ये शर्त लगाई जाती है। और दूसरा कहता है उपधारा 1 के उपबंध जहां तक भी उल्लेखित अपराधों में के संबंध में है, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उनके करने के प्रयत्नों को भी लागू होंगे। ये तो सिंपल ये ऊपर बात कह रहा है कि जो अध्याय ऊपर जोड़े गई हैं या दो धाराएं जोड़ी गई हैं जिनके तहत पते की सूचना ली जाती है, अगर उन अपराधों का प्रयत्न किया जाता है, उन अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाता है, तो उन मामलों में भी ये नियम लागू होता है। उन मामलों में भी 5 वर्ष की जो अवधि की जो है पते की जानकारी वाली वो शर्त लगाई जा सकती है। अगला कहता है यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा पास कर दी जाती है तो आदेश शून्य हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि मान लीजिए न्यायालय ने जो मूल दंडादेश था उसकी अपील की जाती है और वो अपील में मूल दंडादेश से ही खत्म हो जाता है, या मान लीजिए अपील न्यायालय इस निर्णय को खत्म कर देता है, तो जब अपील न्यायालय निर्णय को ही खत्म कर देता है तो जो पते का जो नियम है अपने आप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए अपील में गया फैसला और अपील न्यायालय ने उसको शून्य घोषित कर दिया, तो अपील न्यायालय ने जजमेंट पलट दिया। अभी यहाँ के न्यायालय ने उसे दोषित किया था, ऊपर के न्यायालय ने जो अपील न्यायालय उसने उसको दोष मुक्त कर दिया। तो जब दोषी मुक्त हो गया तो ये वाला जो आदेश है अपने आप क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो न्यायालय ने पते की सूचना वाला जो आदेश दिया है, अगर अपील में निर्णय उलट जाता है तो कॉमन सी बात है कि जो शर्त नीचे लगाई थी वो अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चौथा कहता है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी
जब मैं अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है। ये भी कॉमन बात है कि जब जो शर्त लगाई गई है, निचले न्यायालय ने ये शर्त लगाई थी, क्या ऊपर का न्यायालय नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। जब नीचे का न्यायालय लगा सकता है तो उसका अपीली न्यायालय लगा सकता है, उसका पुनरीक्षण न्यायालय लगा सकता है, या फिर सेशन न्यायालय चाहे तो वो भी लगा सकता है, हाई कोर्ट चाहे तो वो भी लगा सकता है। जो ऊपर के न्यायालय है वो, जब जो काम नीचे का न्यायालय कर सकता है, सीधा सीधी बात है, जो काम छोटा न्यायालय कर सकता है वो काम बड़े न्यायालय आराम से कर सकते हैं। इसीलिए सीधा सीधी बात है कि जो इनके वरिष्ठ न्यायालय हैं, जैसे कि सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट, या मान लीजिए जो भी अपीली न्यायालय होते हैं इनके, या जो जो इनके पुनरीक्षण न्यायालय होते हैं, जो मजिस्ट्रेट के निर्णयों का पुनरीक्षण करते हैं या अपील करते हैं, वो न्यायालय चाहे, मान लो नीचे न्यायालय ने ये शर्तें नहीं लगाई थी, तो ऊपर के न्यायालय अगर चाहे तो वो लोग भी ये शर्तें लगा सकते हैं। पांचवा कहता है, राज्य सरकार छोड़े गए सिद्धदोष के निवास स्थान की या निवास स्थान की तब्दीली की या उसकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना बना सकता है। ये राज्य सरकार है कि सरकार ने क्या किया है, ये न्यायालय ने क्या किया है, पते की सूचना के बारे में बनाया है, तो राज्य सरकार सिद्धदोष छोड़े गए इनके पते के बारे में नियम वगैरह बना सकता है। क्या नियम बना सकता है कि भाई कैसे सूचना दोगे, कहाँ सूचना दोगे, है ना, उसके बारे में जो है नियम वगैरह है, कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। अगला, ऐसे नियम उसके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम का भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंतिम रूप से सूचित स्थान है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो जो भी न्यायालय जहां भी वो उल्लंघन करता है तो कुल मिला के उसको दंडित किया जा सकता है। अगर वो इस नियम का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है, और जहां उसने अंतिम बार निवास किया वहां के न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। इस शर्त के उल्लंघन के लिए उसका विचारण किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि भाई ये सूचना कैसे देगा, क्या न्यायालय में बार बार आके देगा? न्यायालय में नहीं, पुलिस थानों में दे दी जाती है सूचना, और पुलिस थाने जो राज्य सरकार ने व्यवस्था ही कर रखी है कि जो भी इस तरीके की शर्तें वगैरह लगाई जाती हैं तो जब भी ये पता वगैरह चेंज करते हैं तो थानों, जो भी इनके निकटतम जिस थाने की सीमा में ये लोग लगते हैं, अगर जब इन्हें चेंज करना होता है तो जी थाने में जाके एप्लीकेशन, या कह दीजिए थाने में जाके बताए आते हैं कि हम फलानी फलानी जगह अब जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं फलानी तारीख से, इतनी तारीख तक हम यहाँ रह रहे थे, अब इतनी तारीख से हम यहाँ रह रहे हैं। तो वो जो स्वाभाविक सी बात है, जब आप थाने में जाएंगे तो थाने की जो है, थाने से सूचना कहाँ पहुंच जाती, न्यायालय पहुंच जाती, न्यायालय को सूचित कर देते कि ये व्यक्ति था अब यहाँ रह रहा है। अगर न्यायालय चाहता मंगाता है उसकी, तो पूरा रिकॉर्ड वगैरह है जो पुलिस वाले रखते हैं। तो इसका उपबंध कौन है? ये राज्य बनाता है कि भाई यहाँ वगैरह सूचना। अब ये थोड़ी ना कि मजिस्ट्रेट घर के साहब के घर पे पहुंच गए कि बोले अब यहाँ रहने लगे फिर वहां रहने लगे, तो ये सारी सूचनाएं जो है पुलिस थाने में वगैरह में दे दी जाती है। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, 357 प्रतिकर से संबंधित है, प्रतिकर देने का आदेश। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रतिकर देने का आदेश। इसके बाद जो है पीड़ित प्रतिकर योजना है, इसमें देखिए 357 पर और देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन पीड़ित प्रतिकर योजना देखेंगे। 357 प्रतिकर देने का आदेश, को याद रखेंगे, सेक्शन पूछा जाता है, सेक्शन 357 ये काय से संबंधित है? प्रतिकर देने से। प्रतिकर देने का आदेश किन मामलों में प्रतिकर दिलाया जाएगा? प्रतिकर तो काय से संबंधित है? ये प्रतिकर से संबंधित है। 357 है, ये काय से संबंधित है? प्रतिकर से संबंधित है। देखिए इसमें पहला क्या कहता है, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसका किसी भाग का उपयोजन, ये कह रहा है कोई ऐसा अपराध है या मृत्यु दंड भी शामिल है इसमें, जिसमें प्रतिकर या जुर्माने, जिसमें जुर्माने लगाए जाते हैं। प्रतिकर का मतलब होता है कंपनसेशन, तो कंपनसेशन की बात कह रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा अपराध है जिसमें जुर्माने लगाए जाते हैं या इसमें मृत्यु दंड भी शामिल है। अपन ने पढ़ा है ना कि इतनी सजा प्लस जुर्माना, तो इस तरीके के कुल मिला के अपराध है जिसमें न्यायालय सजा वगैरह सुनाता है। तो उसमें न्यायालय क्या फैसला कर सकता है? पहला कहता है अभियोजनों में से उचित रूप से उपगत व्यय को चुकाने में किया जाए। मतलब वो कह सकता है कि जो जुर्माना लगाया जाता है, सजा में जो जुर्माना जुड़ा है, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कि जो खर्चे हुए हैं पार्टी के, अभियोजन में उचित व्यय, अभियोजन में जो व्यय हुए, पहला कहता है अभियोजन व्यय,
अभियोजन खर्च, खर्चे, बस इतना याद रखिए। अभियोजन के जो खर्चे हुए हैं, कह सकता है कि जो जुर्माना इनसे वसूला गया है, अब किससे, अभियुक्त से जो जुर्माना वसूला गया है उसका खर्चा काय में जोड़ा जाएगा, अभियोजन के जो खर्चे हुए हैं, अभियोजन कार्रवाइयों में जो भी खर्चे होते हैं उसमें उसकी जो न्यायालय ने जो जुर्माना वसूला है उसमें से वसूल किए जाएंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई क्षति, हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में दिया जाए, या यदि न्यायालय की राय है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। तो उस दूसरा कह सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो न्यायालय उसको भी दिला सकता है कि भैया ये जुर्माना इससे वसूला हो, जो जुर्माना वसूला जा रहा है वो अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है और न्यायालय को लगता है कि भाई ये व्यक्ति है जो जिसको क्षति का लिए भुगतान करने का आदेश न्यायालय दे रहा है, ये सिविल न्यायालय द्वारा उस जुर्माने को वसूल करने का हकदार है, ऐसा न्यायालय को लगता है, तो कह सकता है कि इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। कैसे, जो जुर्माना सजा में मिलता है या वसूलता है न्यायालय, तो इन दोनों कामों में न्यायालय खर्च कर सकता है। कुल मिला के याद रखिए कि जो खर्चे होते हैं अभियोजन के उसमें दिला सकता है, या मान लीजिए पीड़ित है जिसको चोट पहुंचाई है तो उसको नुकसान हुआ है तो उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए भी न्यायालय कह सकता है कि उस जुर्माने का इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो किसी के फ्रैक्चर आ गया तो न्यायालय कह सकता है कि इसका इलाज कराओ, जो जुर्माना आपसे वसूला है उसी में से इसका इलाज कराया जाएगा, है ना। तो इस तरीके का आदेश जो है न्यायालय दे सकता है। अगला कहता है, उसी दशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषित किया जाता है, उन व्यक्तियों को जो ऐसे मृत्यु से अपने को हुई हानि के दंडादिष्ट किसी व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के अधीन हकदार है प्रतिकर में किया जाए। ये एक एक्ट है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई क्षति होती है और वो अगर एक एक्ट लिखा है घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 का जो एक्ट है उसके अधीन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिकर वसूलने लायक है तो न्यायालय कह सकता है कि जुर्माने की जो रकम है उससे भी उसकी प्रतिपूर्ति की जाए। मतलब कोई घातक दुर्घटना अधिनियम है उसके अधीन कोई व्यक्ति आता है और वो जुर्माना वसूल करने का हकदार है, तो जो जुर्माने की रकम वसूल की गई थी उसी से उसकी पूर्ति की जा सकती है, ऐसा आदेश न्यायालय दे सकता है। अगला कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, छल भी है या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके बयान में स्वेच्छा या सहायता करने के लिए दोषित किया गया है, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावना पूर्वक क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति को कब्जे में लौटा दी जाने की या उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने का। ये कुल मिलाकर ये कह रहा है कि कोई अपराध ऐसा है जो चोरी है, न्यासभंग है, ये सारे अपराध लिखे हैं, तो इनमें से किसी भी प्रकार का अपराध है, कुल मिलाकर संपत्ति से जुड़ा कोई अपराध है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि जो भी चुराई हुई संपत्ति है या संपत्ति संबंधी कोई अपराध है, या तो उस व्यक्ति को वो संपत्ति लौटाई जाए या मतलब जो भी वस्तु है उसकी, जो वस्तु चोरी हुई है उसकी आदेश दे सकता। मान लो जब्त हो गई कोई, मान लो किसी की गाड़ी चोरी हुई थी और वो जब्त हो गई है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि इनकी गाड़ी इनको लौटा दी जाए, है ना, ये आदेश दे सकता है। या मान लो इस कंडीशन में नहीं है गाड़ी लौटाने लायक, या गाड़ी बची ही नहीं, गाड़ी बेच खाई उसने पता ही नहीं पड़ रहा है, तो आदेश दे सकता है कि इनको इनका प्रतिकर दिया जाए। तो दोनों आदेश दे सकता है न्यायालय, या तो कह सकता है कि इनको इनकी वस्तु लौटाई जाए, या वस्तु नहीं लौटाई जा सकती तो उसके बदले में इनको इनका प्रतिकर दिया जाए, तो इस तरीके का भी आदेश न्यायालय दे सकता है। आगे कहता है दूसरा इसका, यदि और ये सेकंड है इसका, है ना, यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलीय है तो न्यायालय कोई संदाय अपील संस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पहले या अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मान लो कोई अपराध ऐसा है जिसमें अपील हो सकती है, और अगर किसी व्यक्ति ने अपील की है तो जो न्यायालय ने इसमें कहा है कि भाई इनको क्षति के लिए कंपनसेशन दिलाया जाएगा, है ना, तो वो कंपनसेशन कब से दे होगा, जब अपील न्यायालय का निर्णय आ जाएगा उसके बाद, अपील न्यायालय के निर्णय के बाद। अब या अपील का समय बीत जाता है, दो बात कंडीशन है, या तो अपील का समय बीत जाए, अब अपील का समय बीत गया इसका मतलब ये है कि वो दूसरी पार्टी वो अपील नहीं कर सकती तो उसके बाद से दिला दिया जाएगा, या अगर मान लो कोई व्यक्ति ने अपील कर दी है उस मामले की तो अब अपील कौन करेगा, जिसके विरुद्ध फैसला दिया वही करता है ना,
तो अपील का जो फैसला आएगा उसके बाद जो है कंपनसेशन दिलाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि मान लो अपील न्यायालय ऊपर आप निचले न्यायालय ने तो कहा था कि साहब कंपनसेशन दे दिया जाए, ऊपर मामला गया और अपील न्यायालय ने कहा कि नहीं कोई कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। तो जब ऊपर न्यायालय ने ही मना कर दिया तो फिर काय को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। इसीलिए इसमें दो चीजें की गई हैं कि जो कंपनसेशन की राशि दिलाई जाएगी वो कब से दिलाई जाएगी, या तो अपील का समय बीत जाए, या फिर अगर अपील कर दी गई है तो अपील का जो भी निर्णय आएगा उसके निर्णय के बाद जो है कंपनसेशन दिलाया जाएगा। तीसरा कहता है जब न्यायालय ऐसे दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितना आदेश में विनिर्दिष्ट है। ऊपर तो अपन ने वो अपराध पढ़ लिए जिनमें जुर्माना होता ही है। अब ये तीसरा जो है इसका ये कहता है कि भाई कोई अपराध ऐसा है जिसमें जुर्माने की रकम वगैरह का भाग नहीं है या जुर्माना भाग के रूप में नहीं है, मतलब उसमें कुल मिला के जुर्माना नहीं है, ऐसा अपराध है, केवल सजा है, जुर्माने का कोई प्रोविजन नहीं, तो वहां भी न्यायालय जुर्माना चाहे तो दिला सकता है। और अतिरिक्त में आदेश दे सकता है कि जिस व्यक्ति को भी आपने क्षति कारित की है उसको क्या देना पड़ेगा, आपको उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो ऐसे अपराधों में भी न्यायालय जुर्माना दिला सकता है जिनमें जुर्माने का प्रोविजन नहीं है। तो जहां है वहां भी दिला सकता है और जहां नहीं है वहां भी न्यायालय उसको कंपनसेशन दिला सकता है। चौथा कहता है इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी दिया जा सकेगा जब वे अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो काम निचले न्यायालय कर सकते हैं वो वरिष्ठ न्यायालय भी कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि ये जो जुर्माना या कह लीजिए जो क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा भी दिलाई जा सकती है, चाहे वो अपील न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सेशन न्यायालय हो, या वो अपनी जब पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उस समय वो न्यायालय चाहे तो वो न्यायालय भी क्या दिला सकते हैं, हर्जाना या जुर्माना दिला सकते हैं। अगला कहता है पांचवा, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई हो वसूल की गई है हिसाब में लेगा। ये क्या कह रहा है, ये आपको थोड़ा समझना है, सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे जुर्माना या जो न्यायालय ने लगाया था उसकी जगह आपको कंपनसेशन न्यायालय ने दिला दिया, हर्जाना वगैरह जो भी दिला दिया। अब आपके पास राइट है कि भाई आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं हर्जाने की पूर्ति के लिए, जो नुकसान हुआ उसके लिए आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा आपको राइट है। अब आप चले गए सिविल कोर्ट में, कहाँ चले गए, सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट से भी आपने क्या ले लिया, क्षतिपूर्ति वसूल ली, तो उसके बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है कि जब सिविल न्यायालय आपको क्षतिपूर्ति दिलाएगा तो वो इस राशि को भी ध्यान में रखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दिला सकता वो, अगर आपके पास ये राइट है कि यहाँ वसूल लिया आप सिविल कोर्ट जा सकते हो, अगर वो मामला ऐसा बनता है कि आप कंपनसेशन सिविल कोर्ट जाके वसूल सकते हो तो आप सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ फाइल कर सकते हो मामला, और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है आपको उसको वसूल सकते हो। तो अब आप वसूल रहे हो, सिविल न्यायालय आपको कंपनसेशन भी देगा, दिलाएगा, लेकिन न्यायालय क्या करेगा, उस राशि को ध्यान में रखेगा, मतलब जो भी वो फैसला करेगा या जो भी उसको आपको कंपनसेशन दिलाएगा उसमें से ये वाली राशि क्या कर ली जाएगी, जो आपने यहाँ वसूल करी है वो घटा दी जाएगी। मान लो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का मिल गया मान लो प्रतिकर, और जब सिविल कोर्ट गए आप तो सिविल कोर्ट ने आपको 10,000 रुपए का कंपनसेशन तय कर दिया कि भैया इनको 10,000 रुपए जो है दिलाए जाए। तो अब जो 2,000 रुपए आपने यहाँ क्रिमिनल कोर्ट में आपने वसूले थे या कह लीजिए न्यायालय ने आपको दिलाए थे, तो वो 2,000 रुपए यहाँ माइनस हो जाएंगे, यानी कि वो आपको कंपनसेशन तो 10,000 बना, लेकिन आपको कितना मिलेगा, आपको 8,000 रुपए उसमें से मिलेंगे, सिविल कोर्ट आपको देगा। तो इस तरीके की राशि को वो क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। मतलब ये नियम हर चीज में लागू होता है। ये इसलिए है कि दोहरा लाभ नहीं कि भाई यहाँ से भी लाभ ले लिया अब वहां चले गए वहां से भी लाभ ले लिया, तो एक जगह से लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ये लाभ आपका समायोजित कर लिया जाएगा। तो जब भी सिविल न्यायालय इसकी आपको कंपनसेशन दिलाएगा तो जो आपको कंपनसेशन जहां भी मिला है उसको भी ध्यान में रखेगा, वहां जा सकते हो आप। अब सिविल कोर्ट में कैसे जा सकते हो, कई मामले संपत्ति वाले मामले होते हैं। अब किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, इस तरीके का अगर कोई मामला है तो ऐसे मामले में आपकी जो संपत्ति को नुकसान हुआ है उसके लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हो कि साहब जी नुकसान हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में जाके बात फाइल कर सकते हो, वहां भी कंपनसेशन मिल सकता है आपको, है ना, इस तरीके का है। अब जी आपको 357 जो है ये पीड़ित प्रतिकर योजना है, ये
इम्पोर्टेंट है ये भी वैसे, ये जो है अपन बाद में ही देखेंगे, ये इसको अभी नहीं, इसको बाद में देखेंगे, वैसे ज्यादा नहीं बचा, इसको बाद में देखेंगे। पीड़ित प्रतिकर योजना अपन बाद में सोमवार को देखेंगे अब, है ना, कल नहीं, सोमवार को देखेंगे इसको, ठीक है। सोमवार को भी लगभग इसी टाइम पे देख लेंगे क्लास, या इसी टाइम को फिक्स कर देंगे 4:30 के बजे, मैं उसमें टाइम डाल दूंगा, है ना, ऐप पे ही डाल दूंगा, तो उसी टाइम पे, क्योंकि वैसे भी 1 मिनट